बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम यूज़ करते हैं और ये हमारी बेसिस है अकाउंटिंग के लिए। और अगर आपको ये समझ आ जाए तो मीन्स एक तो आपको बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी समझ आ जाती है, ठीक है। क्योंकि असल में इनफैक्ट ये बैलेंस शीट की तरह की है कि जैसे बैलेंस शीट हम ज़रा स्टेटमेंट में फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा ही होता है कि एक तरफ एसेट्स होता है, एक तरफ लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी होती है। तो ये यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम सीखते क्या है कि जितने किस्म की ट्रांजैक्शन भी बिजनेस में होंगे ना वो हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे एडजस्ट होती हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस में हमारे रिसोर्सेज आ रहे हैं उसको फाइनेंस करने वाला या तो कोई बाहर से कोई बंदा है या मालिक खुद है। यानी ये क्वेश्चन आता है ना कि टोटल एसेट्स जो होते हैं वो टोटल लायबिलिटीज के इक्वल क्यों होते हैं। तो इसलिए इक्वल होते हैं क्योंकि जो भी आपके पास एसेट आया है, यानी अगर आपके पास 10,000 रुपया आया है बिजनेस के पास, तो वो कहाँ से आया है? या तो बिजनेस ने उधार लिया है, तो या बिजनेस को किसी मालिक ने फाइनेंस किया। तो नॉर्मली ये होता है कि मालिक जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट उसकी होती है वही उसका कैपिटल या उसका ऑनर इक्विटी कहलाता है, और इसको हम इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं। अब इंटरनल लायबिलिटी ये मालिक का ही बिजनेस है, मालिक का पैसा है, तो इसको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? तो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं सेपरेट ऑनर इक्विटी। यानी जो एक ऑनर है वो और है और जो बिजनेस है वो और है, बिजनेस एंटिटी। यानी बिजनेस जो है वो सेपरेट है फ्रॉम इट्स ऑनर, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हम जिसे कहते हैं कि मालिक और है और बिजनेस और है। तो मीन्स कि जो इंटरनल लायबिलिटी है वो सेपरेटली रिकॉर्ड होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी सेपरेट रिकॉर्ड होगी, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स बनेंगे। तो मीन्स कि जो भी आपके पास, आप सपोज कर लो बिजनेस के पास 10,000 रुपए आ गए। अब अगर वो कोई चीज़ खरीदता है उसमें से 1,000 रुपए उसने फॉर एग्जाम्पल के गुड्स खरीद लिए हैं। अब इस गुड्स के खरीदने पर उसको करनी है पेमेंट, या तो उसके पास जो मालिक ने पैसा दिया या तो वो उसमें से 10,000 में से 1,000 पे कर देगा, तो पीछे उसके पास बिजनेस के पास पैसा रह जाएगा 9,000। अगर वो बिजनेस से पैसा पे नहीं कर रहा तो मालिक को डायरेक्टली कहेगा कि इसके पेमेंट भी आप करें गुड्स की। तो वो अब उसकी पेमेंट हुई है तो इसका मतलब फिर मालिक का कैपिटल बढ़ गया, क्योंकि चीजें आपने ली हैं तो उसके बदले में फिर मालिक ने, यानी ये इसको हम ये कहेंगे कि मालिक ने चीजें दी हैं बिजनेस को। मीन्स के चीजें आपने ली लेकिन पैसे आपने कहा कि नहीं मालिक दे, तो मालिक जब देगा तो इसका मतलब एक तरफ चीजें बढ़ गई, एक तरफ फिर कैपिटल बढ़ गया। फिर कैपिटल हो जाएगा उसका 11,000 और 10,000 कैश आपका उसी तरह रहेगा, और 1,000 से चीजें आ जाएंगी तो 11,000 के एसेट हो गए और 11,000 की लायबिलिटी हो गई, तो मतलब बराबर रहे। अगर आपने पेमेंट खुद की तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट 1,000 का कम हुआ, कैश 9,000 रह गया और 1,000 की चीजें आ गई, तो कैपिटल 10,000 ही रहा। तो मीन्स के ये टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज अभी भी बराबर है, लेकिन 10,000 पे बराबर है। और अगर वो मालिक से लेता तो 11,000 पे फिर बराबर होती, 11,000 पे बराबर रहेंगे, 10,000 पे बराबर है, वो उसी तरह है। लेकिन अब ये चेंज है, लेकिन इस चेंज को जिसमें टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज चेंज हो जाए, इस चेंज को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। और जब आपके टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज चेंज ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली अगर आप देखें कि वो खुद खरीदे बिजनेस के पैसे से, तो वो वाला चेंज क्वालिटेटिव चेंज कहलाएगा, क्योंकि पिछली ट्रांजेक्शन में भी 10,000 पे बैलेंस था और अगली बार कैश 9,000 हो गया, मतलब एसेट कैश चेंज हुआ, और दूसरी तरफ आपके पास जो 1,000 रुपए उससे गुड्स आपके पास जो है वो बढ़ गई, तो लेकिन टोटल एसेट्स तो आपके पास उतने ही रहे हैं। तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यानी एक तरफ आपके पास 10,000 जो है वो टोटल एसेट्स पहले थे, अब भी 10,000 की हो गए, दूसरी तरफ भी 10,000 की हो गए। तो इसे हम चेंज हो क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्वालिटेटिव चेंज। तो यानी चेंज आपके पास या तो क्वालिटेटिव होगा तो या आपके पास क्या होगा, क्वांटिटेटिव चेंज होगा। और अगर वो दोबारा मालिक कहता है कि जी इसके पेमेंट भी आप ही करें, तो फिर क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव चेंज कहलाएगा, क्योंकि पिछले बार 10,000 कैपिटल था, अब 1,000 और बढ़ गया तो 11,000 पे हो जाएगा, और दूसरी तरफ कैश उसका 10,000 है, 1,000 की गुड्स आ गई तो 11,000 आ गए, तो दोनों साइडें अभी बराबर है, लेकिन चेंज कौन सा कहलाएगा, क्वांटिटेटिव चेंज कहलाएगा। तो यानी जो भी हम बिजनेस में यहाँ पे करेंगे वो क्वांटिटेटिव चेंज होगा या क्वालिटेटिव चेंज होगा। तीसरी चीज ये हो सकती है कि वो चीजें खरीदे, मालिक को भी नहीं कहता कि जी आप पेमेंट करें, वो खुद भी नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा, जिससे खरीद रहा है उसे कहेगा कि भाई हम आपको महीने में 2 महीनों में हम देते हैं। तो तब क्या होगा, तब भी आपके पास लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तब भी उसका क्या होगा, कैपिटल अब 10,000 होगा, लेकिन 1,000 रुपया जो है उसका दूसरी तरफ एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब 10,000 कैपिटल और एक उसकी जो क्रेडिटर्स हैं 1,000 रुपए के, तो 11,000 के वो हो गए और 11,000 आपके एसेट हो गए। अब भी टोटल चेंज हो गए, इस चेंज को भी हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव चेंज कहलाएंगे। तो ये बात आपको एक तो बात समझ लगी होगी। तो मीन्स कि जो भी आपके पास होता है, इसको हम आम मिसाल के तौर पर यूँ समझ लें, जैसे आप कोई चीज़ खरीदे तो या तो आप अपनी पॉकेट मनी से खरीदेंगे,
या आप अपने पेरेंट्स से पैसे लेंगे, और अगर आपने अपने पॉकेट मनी से भी नहीं लिए कोई चीज़, और या आपने पेरेंट्स से भी पैसे नहीं लिए, तो इसका मतलब फिर उधार पे खरीदी गई है या किसी से लोन लेकर खरीदी गई है, किसी भी दोस्त से या बाप से या रिश्तेदार से या कहीं से भी पैसे आपने लेकर चीज़ खरीदी। तो ये तीन ही सोर्स होते हैं आपके पास। तो या तो आप खुद होते हो, या आपका जैसे पेरेंट्स हैं वो हैं, तो या फिर पेरेंट्स और आपके अलावा कोई तीसरा थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह चल रहा है। एक तो ये इसका आंसर कि जी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर टोटल एसेट हमेशा टोटल लायबिलिटीज के इक्वल क्यों होते हैं, तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों होते हैं। तो और इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी बता दिए कि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है, जिसमें टोटल लायबिलिटी से क्या मुराद है, इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, और एक्सटर्नल का मतलब ऑनर इक्विटी के अलावा जो लायबिलिटीज है वो एक्सटर्नल यूजुअली कंसिडर होती हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। अब इसके डेफिनेशन कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन शोज दैट टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, के टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है एक चीज़। और दूसरी इसके अंदर जो चीज़ है वो एक ही आती है कि जी बिजनेस के अंदर तो जो एक्सपेंस होते हैं और रेवेन्यूज होते हैं वो फिर किधर गए। हमारे पास तो हम जब जर्नल बनाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि रेवेन्यू भी होते हैं, एक्सपेंस भी होते हैं, एसेट्स भी होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। लाइबिलिटीज़ भी यानी कैपिटल भी आ गया, तो वो एक्सपेंस और रेवेन्यू फिर किधर गए। वो बिजनेस में अगर कोई ट्रांजैक्शन कोई आती है तो वो कहीं नहीं रिकॉर्ड होगी, नहीं होगी तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, वो इसी में होगी। तो इसमें तो कहीं एक्सपेंस और रेवेन्यू है ही नहीं, कहाँ रिकॉर्ड होंगे। हाँ, ये एक सवाल कि वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे। पहली बात, क्योंकि यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहे कहीं एक्सपेंस और रेवेन्यू, पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये बात गलत है कि रिकॉर्ड नहीं होंगे, होंगे, लेकिन अगर वो होंगे तो यहाँ शो नहीं हो रहे। हाँ, शो भी नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो एडजस्ट होते हैं। तो किस में एडजस्ट होते हैं? क्या वो एसेट में होते हैं? नहीं। क्या वो लाइबिलिटीज में होते हैं? नहीं। क्या वो ऑनर इक्विटी में होते हैं? तो आंसर है हाँ, कि इसमें जो एक्सपेंस और रेवेन्यूज हैं वो इसके अंदर एडजस्ट होने हैं। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर तो कोई रेवेन्यू या कोई प्रॉफिट होगा तो वो मालिक के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचो, जो बिजनेस है वो किसने स्टार्ट किया? मालिक ने। उसका जो हकदार है जो पैसे का, वो कौन है? वो मालिक। और अगर कोई लॉस हुआ तो उसको बियर कौन करेगा? मालिक। तो अगर अब हम बिजनेस चूंकि सेपरेटली रन कर रहा है, अगर लॉस हो गया तो मालिक का कैपिटल पड़ा हुआ बिजनेस के पास, तो वो क्या करेगा? उसका कैपिटल डिक्रीज कर देगा लॉस के केस में या एक्सपेंस के केस में। और अगर हो गया बिजनेस को कोई गेन यानी प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या करेगा? किसको पैसा जाना है? मालिक को। तो मालिक के कैपिटल में उतना पैसा ऐड कर देगा बिजनेस कि जी इतना प्रॉफिट हुआ था, वो अब आपके कैपिटल में ऐड कर दे, जैसे अकाउंट में होता है। और दूसरी चीज, अगर वो रेवेन्यू आया, जैसे कोई सेल की है, तो उसके बदले में जो पैसा आपके पास आएगा यानी जो गेन होगा वो उसके अंदर ऐड होगा, यानी गेन ऐड होता चला जाएगा और जो लॉस और एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल में से माइनस होते चले जाएंगे। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी थी। मीन्स के जो एक्सपेंस और रेवेन्यूज हैं वो यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं, यानी गेन और लॉसेस जो हैं वो इसके अंदर एडजस्ट हो रहे हैं। तो मीन्स के सारा कुछ इसके अंदर आ गया। लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमारा मकसद होता है कि हम अपने प्रॉफिट और लॉस को सेपरेटली देखें और अपने रिसोर्सेज को सेपरेटली देखें। यही वजह होती है कि वहाँ पे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरफ बनाते हैं और जो बैलेंस शीट होती है इसको एक तरफ बनाया जाता है। तो ये बात है इसके अंदर। तो आप चलते हैं जी, इसके कुछ जो प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है मैं इसको पढ़ दूंगा थोड़ा सा, और फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी देखते हैं। मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा और उम्मीद है कि आपको वो साथ साथ समझ भी आती जाएगी। लेकिन अगर कहीं पे कोई इशू वगैरह हो तो आप उसको कमेंट से पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा इंशाल्लाह कि आपको ये बात समझ आ जाए। आइए हम शुरू करते हैं। और ये मैं एक बात बता दूं कि ये जो पोर्शन है ये 10 नंबर का आईकॉम पार्ट 1 वालों को एक क्वेश्चन आता था और ये बहुत आसान पोर्शन, इसको लाजमी अटेम्प्ट करना चाहिए। इसमें 10 नंबर का ये आता है, 10 नंबर का जनरल लेजर या ट्रायल बैलेंस वगैरह का पोर्शन आता है। तो ये 20 नंबर का ये क्वेश्चन होते हैं और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो इसके अंदर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत आसानी से बंदा इसको अटेम्प्ट कर सकता है। जो चंद चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, मैं एक ही प्रॉब्लम कराऊंगा और इस एक ही प्रॉब्लम के अंदर इंशाल्लाह पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। उसकी इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा, ये आप समझ लें गारंटी है एक तरह की। उसकी वजह यह है कि जो जहाँ कोई चेंज या जो कोई चीज़ थी वो मैंने इस 10 प्रॉब्लम के अंदर सारी ऐड कर दी है डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो हर यानी हमारे पास आने वाली यहाँ पे जो एक ट्रांजैक्शन है वो पिछली वाली से अलग होगी और सेपरेट होगी, जिससे हमें आइडिया भी इसका अच्छा इंशाल्लाह हो जाएगा। ले जी, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बात पहली ट्रांजैक्शन में कर रहा है, कहता है जी गुंदोगदू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश rupees 80,000. Gundogdu is the owner of the business who actually started the business with a capital of 80,000 rupees. तो अब इसको हम देखें तो कैपिटल चूंकि मालिक है गुंदोगदू, तो उसका एक तरफ तो कैपिटल बढ़ेगा,
दूसरी तरफ बिजनेस के पास क्या है, बिजनेस के पास कैश आया, तो एक तरफ कैश बढ़ गया, दूसरी तरफ मालिक का कैपिटल बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, दो इफेक्ट हमें पता चल गए। एक तरफ हम अपने एसेट साइड पे कैश लिखेंगे और उसमें हम लिख देंगे 80,000, दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो कैपिटल होगा या ऑनर इक्विटी के नीचे हम 80,000 लिख देंगे। तो दोनों साइडें बराबर नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन की। और ये चेंज कौन सा कहलाएगा, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? कौन सा चेंज है ये? क्वांटिटेटिव चेंज है। क्यों क्वांटिटेटिव है? क्योंकि टोटल एसेट पहले जीरो थे, टोटल लाइबिलिटीज पहले जीरो थे स्टार्ट होने से पहले। अब टोटल एसेट हो गए 80,000, टोटल लाइबिलिटीज होगी 80,000, तो टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी चेंज हो गई। तो चेंज कौन सा है? ये क्वांटिटेटिव चेंज है। दूसरी देखिए यहाँ पे परचेज फर्नीचर। अब चीज के फर्नीचर खरीदा गया है तो इसमें कैश गया होगा, कैश आपने पे किया, और फर्नीचर वो भी एसेट है, वो आया होगा। तो मतलब क्या हुआ, एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हो गया। तो अब क्या होगा कि फर्नीचर 2000 से एसेट साइड पे लिखा जाएगा और जो कैश पड़ा हुआ था उसमें से 2000 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2000 है यहाँ पे, तो ये 2000 उसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसको चेक कर लें कि 2000 है या कि जस्ट ये, हाँ जी 2000 है बिल्कुल। तो ये 2000 आपके पास जो है यहाँ पर ये आ रहा है समोट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि 2000 आपके पास ये है। फर्नीचर आपके पास जो है वो क्या हो गया, 2000 से कम हो गया, और जो कैश था वो हमारा, फर्नीचर 2000 से बढ़ गया और कैश हमारा 2000 से कम हो गया। इसको मेरा ख्याल है साथ साथ हम देखते जाएं इस तरह करके, तो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय कि हम पढ़ें और इसको करें। ये देखें, पहली चीज़ देखें, सबसे पहले ऊपर नेम ऑफ द बिजनेस दैट इज़ द गुंदोगदू एन अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि हम बना रहे हैं। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी डेट होती है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एंडिंग जो भी जिसके ऊपर हम डेट के ऊपर बना रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये तो इसका फॉर्मेट है। अब आ जाइए, हमें क्या करना है, ऊपर सबसे पहले एक इसकी रो सेलेक्ट करने लेनी है जिसके ऊपर हमें सीरियल नंबर और उसके जो भी एसेट्स हैं वो लिख लेने हैं। यहाँ पे ऊपर हेडिंग ये भी दे सकते हैं को एसेट्स, और इस तरफ आप लाइबिलिटीज़ के भी दे सकते हैं, वरना आप इसी रो में आप लिख लीजिए कि सीरियल नंबर आ गया 1 2 3 4 5, इस तरह करके चलता चला जाएगा, और बैलेंस वगैरह जो निकलेगा वो हम लाइन लगा के बैलेंस निकालते चले जाएंगे। और इस तरफ जो भी एसेट आता जाएगा उसको हम लिख के और अगला प्लस करके अगला एसेट प्लस अगला एसेट प्लस अगला एसेट प्लस अगला एसेट इस तरह करते जाएंगे, और इक्वल टू करके ये वो लाइबिलिटीज आ गई एक्सटर्नल, और प्लस करके कैपिटल ये आ गया। मतलब ये पहली रो तो आपके पास हो गई इसकी हेडिंग की। अब देखें, पहली आपके पास जो ट्रांजैक्शन थी वो क्या थी कि गुंदोगदू स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000। तो क्या हुआ, कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। तो हमने क्या किया, कैश में आए और यहाँ पे हमने चूंकि पहला था तो हमने सीरियल नंबर में 1 लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 80,000, और दूसरी तरफ कैपिटल में लिख दिया 80,000। तो दोनों साइडें इसकी हैं बराबर, तो मीन्स के क्या हुआ कि अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, परचेज फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर 2000 से बढ़ा, कैश 2000 से कम हुआ। तो हम क्या करेंगे, कैश में जाकर दूसरी ट्रांजैक्शन आ गई, नंबर 2 लिख दिया सीरियल नंबर में, कैश में से 2000 माइनस कर दिया, फर्नीचर में 2000 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 78,000, इसमें ये आ जाएगा तो ये 2000, तो 78,000 और 2000 अगर ऐड करें तो ये कितना बन गया 80,000, और ये कितना बन गया 80,000। अच्छा, पिछले में ट्रांजेक्शन 1 पे भी 80,000 में था, और यहाँ पे भी टोटल एसेट्स 80,000 और टोटल कैपिटल 80,000। मीन्स के ये वाला दूसरे नंबर वाली है, ये चेंज तो हुआ, एसेट्स कम हुए एसेट्स बढ़े, चेंज तो हुआ है, लेकिन क्वालिटेटिव चेंज है, क्योंकि टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज चेंज नहीं हुई। वो पहले भी 80,000 थी, अब भी 80,000 है। तो क्वांटिटेटिव चेंज और क्वालिटेटिव चेंज आपको समझ लग गया होगा। तो हमें क्या करना है कि जब इसको माइनस या प्लस करना है तो उसके एक लाइन लगा के उसका हमें बैलेंस निकाल लेना है। यानी ये 78 हो गया, ये 2000, तो इसको अगर हम टोटल करें तो ये भी 80,000 और ये भी 80,000। नंबर 3 पे चलते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, चीजें खरीदी हैं। अच्छा, गुड्स में भी आपको मैं बात बता दूं कि अगर आप एंट्री पास कर रहे हैं यानी जर्नल के अंदर, तो उसमें आपको फिर गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता कि आप ये समझे कि जी गुड्स अकाउंट डेबिट या गुड्स अकाउंट क्रेडिट। नेवर गुड्स अकाउंट है ही नहीं पूरे जर्नल के अंदर। कोई गुड्स अकाउंट नहीं है कि जी गुड्स अकाउंट डेबिट हो गया, गुड्स अकाउंट, ऐसा नहीं है। वहां पे गुड्स के अगेंस्ट अकाउंट है, और वो कौन से अकाउंट है, या तो परचेजेस अकाउंट है या सेल्स अकाउंट है। या तो गुड्स के अगेंस्ट परचेजेस है, यानी चीजें खरीदोगे तो परचेजेस आ जाएगा, और बेचोगे तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा। लेकिन जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हो तो यहाँ पे परचेजेस और सेल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम रेवेन्यू और एक्सपेंस को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे नहीं। लिहाजा हमें फिर क्या होता है, गुड्स को एसेट साइड पे लिखना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुड्स तो एसेट होती नहीं है, गुड्स को हमने डिफरेंस किया हुआ है कि गुड्स और होती हैं और एसेट और होती हैं, तो वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहां पे हम कंसिडर ये करते हैं कि जो गुड्स हम खरीद रहे हैं उसमें परचेजेस जो आ रही है वो हमारा एक्सपेंस है, कंसिडर करते हैं। और
लेकिन उसमें भी ऐसा ही है कि जो एंड पे बच जाता था साल के आखिर पर, उसे हम अपना क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करते थे। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता था? इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स। वो गुड्स ही तो होती थी जिनको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करते थे। तो ये बिल्कुल वही है कि मीन्स ये अनसोल्ड स्टॉक है। गुड्स क्या है? अनसोल्ड स्टॉक। जब तक चीजें आपकी बिकती नहीं है तब तक वो आपका अनसोल्ड स्टॉक होता है, वो आपकी इन्वेंट्री होती है, ये उसको खाली हम स्टॉक भी कहते हैं। तो ये स्टॉक आपका क्या होता है? एसेट होता है। दैट्स वाई इसको बैलेंस शीट में भी शो किया जाता है, फाइनल अकाउंट में, और यहाँ पे भी ये एसेट साइड पे शो होगा। तो बात याद रखने वाली ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स को एज अ एसेट गुड्स के नाम से ही लिखा जाता है, और जब हम जर्नल में जाएंगे तो वहां पे गुड्स अकाउंट कोई अकाउंट नहीं है, वहां या तो परचेजेस आएगा या सेल्स आएगा। इस बात को आपने याद रखना है। अब ये 10,000 की खरीदी है तो क्या हुआ? चूंकि खरीदी है तो कैश कम हो गया होगा और चीजें बढ़ गई होंगी। तो मीन्स क्या हुआ कि ये भी आपका इसी तरफ एसेट साइड पे आ जाएगा। तो क्या हुआ? कैश में से हमने 10,000 माइनस कर दिया नंबर 3 सीरियल का, और गुड्स लिख के यहाँ पे, और उसके नीचे आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ये स्पेस ऊपर खाली जा रही है, ये इसके साथ स्पेस खाली जा रही है। इससे नहीं है कि मैं इसके ये जो आ रहा है, जहां जहां इसका आना है वहीं लिखना है उसको। अब ये देखें, ये वाला चेंज आप बता सकते हैं कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? जो कि एसेट साइड पे ही चेंज आया है, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, तो टोटल एसेट अनचेंज्ड रहे होंगे। क्योंकि ये देखें, ये बन गया 68, 68 में 2 ऐड किया तो 70,000, और 70,000 और 10,000 80,000, तो 80,000 ये भी और 80,000 ये भी, और शुरू में भी 80,000 था, यहाँ पे भी 80,000 था, यहाँ पे भी 80,000 था। तो मीन टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज चेंज आया एसेट्स में, लेकिन टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज अभी भी अनचेंज रही है। तो ये वाला चेंज भी कौन सा चेंज कहलाएगा? क्वालिटेटिव चेंज कहलाएगा। यानी नंबर 3 भी क्वालिटेटिव है, नंबर 2 क्वालिटेटिव है, नंबर 1 क्वांटिटेटिव चेंज है। ये अब सारों को आप साथ साथ इसी तरह करके आप हर एक का गेस कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी नंबर 4 की तरफ, पेड वेजेस। अब ये देखें, वेजेस एक्सपेंस है, और हमें पता है एक्सपेंस इसमें डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होते, एडजस्ट होते हैं। कहाँ? कैपिटल में। तो मतलब क्या होगे? कैपिटल में से ये डिडक्ट होंगे। तो हम क्या करेंगे इसको, चूंकि पेड है, अब जहां पे भी पेड का लफ्ज आ जाए मतलब कैश कम हो रहा है, और जहां पे भी रिसीव्ड का वर्ड आ जाए मतलब कैश बढ़ रहा है। और कैश क्या होता है? एसेट होता है। तो मीन एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट कम हो तो क्रेडिट। ये अकाउंटिंग के जर्नल में हम ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एसेट बढ़ रहा है तो उसको हम ऐड कर देंगे, कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे। चूंकि वेजेस है, ये डायरेक्टली एक्सपेंस होता है, तो हम क्या करेंगे? कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या होगा जी? यहाँ पर आके हम इसको नंबर 4, और चूंकि ये 1,000 रुपया है तो इसको हमने कैश में से माइनस कर दिया, दूसरी तरफ हमने कैपिटल में से इसको माइनस कर दिया। ये वाला चेंज कौन सा कहलाएगा? क्वांटिटेटिव चेंज। क्यों? क्योंकि टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज अब चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि ये देखें 80,000 से 79 पे आ गई। इसका भी अगर आप टोटल करेंगे तो ये भी 79 ही बनेगा। 67 प्लस 2,000 69, और 10,000 79, तो ये 79,000, ये भी 79,000। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन को किसी भी लेवल पे आप चेक करें, इसकी दोनों साइडें बराबर है, और अगर बराबर नहीं आ रही तो मीन्स कि कहीं आपने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये ऑलवेज इक्वल होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ये वेजेस है, मतलब यहाँ पे सैलरी हो सकता था, रेंट हो सकता था, कमीशन हो सकता था, इंटरेस्ट हो सकता था, कोई भी कैरेज हो सकता था, एनीथिंग, कोई भी आपका एक्सपेंस हो सकता था। तो इसी तरह करना है, कैपिटल में से माइनस और कैश में से माइनस जब उसने पे होना है। तो इसका कहीं नाम जिक्र वेजेस का या किसी भी एक्सपेंस का कहीं नाम जिक्र अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं आना, लेकिन हम जर्नल बनाएंगे तो उसमें ये सेपरेटली अपने नाम से रिकॉर्ड होते हैं। वेजेस का अकाउंट होता है, सैलरी का अकाउंट होता है, कमीशन का अकाउंट होता है, इस तरह इंटरेस्ट का अकाउंट होता है, कैरेज का अकाउंट होता है। तो ये सारे फ्रेट वगैरह जो होते हैं इनका अकाउंट होता है। तो ये बात आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है, और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर 5 की तरफ। वो कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 कॉस्टिंग ₹35। अब यहाँ पे यहाँ देखें चीजें बिकी हैं। कॉस्ट कितनी है? 3,500, और बिकी कितने की? 5,000 की। बिकी है 5,000 की और थी 3,500 की। ऐसा होता है? ऑब्वियसली ऐसे तो होता है कि कम कीमत पे चीजें होती है तभी तुमको ज्यादा बेचा है। बिजनेस का काम क्या है? प्रॉफिट जनरेट करना। तो 3,500 की चीजें थी, जो कॉस्ट पे चीजें पीछे रिकॉर्ड हुई थी। ये देखें परचेज की है 10,000 की, उसकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट पे ही बिक गई। तो मीन्स के आपने इस वाले पोर्शन को उन टोटल गुड्स में से माइनस कर देना है, और जो 5,000 आया है ये चूंकि आपने बेची है फॉर कैश, तो मतलब चूंकि बेची है तो बेचते वक्त पैसा आता है या पैसा जाता है? हम जो चीजें बेचेंगे तो पैसा हमें रिसीव होगा ना, तो रिसीव होगा तो कैश क्या होगा? बढ़ेगा। तो कैश का बढ़ना क्या है? एसेट। तो कैश में ऐड होना है, तो कैश में कितना ऐड होना है? 3,500 या 5,000? अब 5,000 ऐड होना है। 5,000 क्यों ऐड होना है? क्योंकि कैश हमें 5,000 मिल रहा है। तो चीजों में से कितना माइनस होना है? 3,500। उसमें से 5 क्यों नहीं माइनस हो रहा? क्योंकि 3,500 की चीजें गई हैं,
तो फिर बाकी डिफरेंस, फिर ये तो फिर बराबर ही नहीं आएगा। नहीं, बराबर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें डिफरेंस है और वो डिफरेंस या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और वो मालिक को जाना है। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस? अगर कॉस्ट कम है और सेल ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर आपके पास सेल जो है वो कम है और कॉस्ट ज्यादा है तो फिर लॉस है। लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे प्रॉफिट है, यानी 5000 में से 3500 माइनस करें तो 1500 आ गया, तो 1500 आपका क्या है? प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है? कैपिटल में ऐड करना। तो 3 चेंजेस हैं। ये चेंज आपने याद रखना है कि जब भी चीजें बिक रही हैं तो कॉस्ट वाली चीजें गुड्स में से माइनस, जितने की बेची वो आपका या तो उधार पे बेची है तो फिर वो डेटर में आ जाएगा, और अगर आपने नकद बेची है तो कैश बढ़ जाएगा, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड, लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। चलें जी, आ जाइए नंबर 5 पर। ये देखें, कैश में 5000 ऐड हो गया, गुड्स में से 3500 माइनस हो गया, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 1500 का, वो यहाँ पे आ गया। अब इसको इधर ही चेक कर लेते हैं। ये देखो, 5000 इधर और 3500 माइनस किया, तो इस इधर चेंज जो है, यानी इस इक्वल टू के इस तरफ पॉजिटिव चेंज आ रहा है 1500 का, यानी 5000 ये 3500 माइनस कर दो इसमें से, तो 1500 इधर बढ़ रहा है तो 1500 उधर बढ़ रहा है, तो मतलब बराबर है यहाँ पे। इससे ही यही से चेक कर लेते हैं कि 1500 इधर बढ़ रहा है और 1500 ही उधर बढ़ रहा है, तो दैट्स ओके। ले जी, यहाँ पे आपको समझ लगी होगी। इसको आप टोटल देख लें। अब इससे ऑब्वियसली आपके टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटीज चेंज हो गई, तो मीन से भी क्वांटिटेटिव चेंज है। आगे चलते हैं नंबर 6 पर। परचेज गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस फॉर 12,000। उधार पर चीजें खरीदी हैं। तो जब आपने खरीदी है तो आपके पास चीजें फिर आई होंगी, तो चीजों में ऐड होगा, लेकिन दूसरी तरफ हमने पेमेंट करनी है, तो मीन्स के हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिटर्स के केस में। तो गुड्स में हम ऐड करेंगे 12,000 और क्रेडिटर्स में हम 12,000 लिखेंगे। ये देखिए, गुड्स में है नंबर 6 का, ये हमने बैलेंस किया हुआ है, बैलेंस आप चेक कर लीजिएगा। इस नंबर 6 12,000 गुड्स में आ गया, ऐड हो गया, और 12,000 क्रेडिटर्स में आ गया, तो दोनों तरफ इधर भी 12,000 है, उधर भी 12,000 है। यहीं से पता चल रहा है कि मीन्स के दैट्स ओके। बस कैलकुलेशन में गलती आपने इसके अंदर नहीं करनी, बाकी उसी तरह चलेगा। नहीं जी, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और वो है नंबर 7। कहता है जी, सोल्ड गुड्स टू कुर्दोगलू ऑन क्रेडिट बेसिस। गुंदोगलू जो है वो मालिक है और कुर्दोगलू जो है वो उसका कस्टमर है। तो सोल्ड गुड्स टू कुर्दोगलू ऑन द क्रेडिट बेसिस फॉर ₹4,000 कॉस्टिंग 2,500। 2500 की चीजें थी, 4,000 की बेचती, तो कॉस्ट कितनी है? 2500 है। तो गुड्स में से कितनी माइनस होगी? 2500, और कैश बढ़ेगा 4,000 से, क्योंकि बेची है ना। बढ़ेगा ना? नहीं बढ़ेगा। इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने कैश पे थोड़ी बेची है, हमने क्रेडिट पर बेची है और कुर्दोगलू को बेची है। तो कुर्दोगलू ने अभी तक पैसे नहीं दिए, फ्यूचर में देगा कुर्दोगलू। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि हम कुर्दोगलू को अपना डेटर कंसीडर करेंगे, क्योंकि बेची है तो वो हमारा डेटर है, तो हम डेटर साइड पे लिखेंगे 4,000। डेटर साइड पे हम लिखेंगे 4,000। अब हमारे पास यहाँ पे जरा ऊपर चलते हैं, देखते हैं जी। अच्छा, नाम नहीं यूज करना कुर्दोगलू का, आपने डेटर लिखना है, ठीक है। गुड्स के बाद हमारे पास अगला अकाउंट डेटर। अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो खाली है, तो इससे नहीं परेशान होना कि हो ये क्या हो रहा है, ये भी खाली, इधर भी खाली, इधर भी खाली, ये भी खाली, वो भी खाली। तो कोई बात नहीं, जो जहाँ खाली है उसको खाली रहने दें, जहां वो उसकी रकम आएगी वहां लिखा जाएगा। 4,000 की चीजें बेची है तो 4,000 डेटर में आ गया। डेटर मतलब कुर्दोगलू हमारा डेटर ही है, ठीक है, क्योंकि डेटर आपने मेन कैटेगरी लिखनी है, नाम नहीं यूज करने अकाउंट इक्वेशन के अंदर। एंट्री में हम उसके अंदर नाम यूज करते हैं स्पेसिफिक अकाउंट का। और दूसरी तरफ चीजें 2500 की बिकी है तो मतलब हम गुड्स में से 2500 माइनस कर देंगे, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 1500 का, तो वो कैपिटल में क्या होगा? ऐड होगा। सिमिलरली उसी तरह जैसे पीछे हमने किया। ले जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ 8वीं, और वो कह रहे हैं रिसीव कैश फ्रॉम कुर्दोगलू ₹2,000। लेना तो 4,000 था, दिया उसने 2,000 है, तो 2,000 बाद में देगा ना। अभी उसने 2,000 दे दिए, 4,000 देता तब भी ठीक था। अभी उसने क्या किया है? 2,000 उसने हमें दे दिया है। तो जब 2,000 उसने दे दिया है तो अब हम क्या करेंगे? कैश हमारे पास रिसीव हो गया है 2,000। अब हम क्या करेंगे? कैश बढ़ेगा और हमारा डेटर भी बढ़ेगा या कम होगा? अब यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन लोगों को होती है जी, डेटर भी बढ़ेगा जी, क्योंकि कुर्दोगलू ने पैसे दिए। डेटर बढ़ेगा नहीं, डेटर कम हो जाएगा। मतलब पहले हमने उससे पहले 4,000 लेने थे, अब उसने 2,000 दे दिए हैं, तो क्या हमारा डेटर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? यानी हमारे रिसीवेबल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं हमारे। तो हम क्या करेंगे? अपने डेटर में से माइनस करेंगे और दूसरी तरफ कैश हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी क्या होगा कि एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम हो जाएगा, तो ये क्वालिटेटिव चेंज कहलाएगा। लेकिन नंबर 8 में 2,000 कैश में आ गया और डेटर में से 2,000 हमने माइनस कर दिया। अभी यानी 2,000 अभी उससे लेने हैं और 2,000 उसने हमें दे दिए। अभी 2,000 उससे लेने बाकी हैं, ये उसके बैलेंस आ गया नीचे, ठीक है। चलते हैं नंबर 9 की तरफ, कैश पे टू द क्रेडिटर। अब हमने कैश पे किया, तो पेड का लफ्ज आ गया ना, तो कैश पेड का लफ्ज देखते ही कैश समझ लग गया होगा, कैश हमारा क्या हो जाना है?
कम हो जाना। तो जब कैश हमारा कम हो जाएगा तो कैश में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, 8,000 कैश में से हमने माइनस कर दिया, और दूसरी तरफ चूंकि हमारा क्रेडिटर कम हुआ है तो हम इधर भी माइनस कर देंगे। अच्छा, एक बड़ी आसान सी बात, अगर आप थोड़ा सा उस एंगल से भी देख लें कि अगर कोई चीज़ इधर अकाउंटिंग इक्वेशन के इधर कोई ऐड हो रही है ना तो उधर भी ऐड हो रही है, अगर कोई चीज़ इधर माइनस हो रही है ना तो उधर भी माइनस हो रही है, अभी तो रहती है इक्वेशन बराबर। और अगर कोई चीज़ इधर ऐड हो रही है और इधर उधर वो ऐड नहीं हो रही तो फिर वो इधर ही माइनस भी हो रही है, जिसे हम क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। मीन्स अगर इधर ऐड उधर भी ऐड, अगर इधर लेस तो उधर भी लेस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे भी माइनस हो गया, और जो उधर ऐड होते हैं वो इधर। अब यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे डिफरेंस 1500 इधर ऐड हो रहा है तो उधर भी 1500 ऐड हो रहा है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरी तरफ चेंज नहीं आ रहा, तो मीन वो उधर ही आ रहा होगा। अगर वो यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ उधर वो माइनस भी हो रहा है। जैसे ये है कि इधर ये प्लस हुआ, इधर ये माइनस भी हो गया। तो नंबर 9 आपको समझ लग गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने अपने क्रेडिटर को, यानी क्रेडिटर के नीचे हमने ये इसको पेमेंट कर दी है यहाँ पे। तो ये बात समझ लगी होगी आपको, उम्मीद करते हैं। नंबर लास्ट है, पेड रेंट फॉर द मंथ 4,000। रेंट पे किया। अब देखें रेंट क्या चीज़ है, रेंट हमारा क्या एक्सपेंस है। तो जब हम एक्सपेंस पे, पेड का लफ्ज़ आ गया ना तो कैश कम हो जाएगा, और रेंट है, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन पे करेगा, मालिक। तो मालिक का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल। तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, एक्सपेंस है ना, और दूसरी तरफ कैश कम हो जाएगा। तो देखें एक तरफ माइनस, दूसरी तरफ भी माइनस। ये देखें इधर भी माइनस हो गया और ये इधर भी माइनस हो गया। यानी इस एंगल से भी थोड़ा सा आप देख लें। तो इस तरह करेंगे तो मतलब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो गुंदोगलू बेहतरीन तरीके से आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। लें जी, अब हमने क्या करना है, जब ये सारे लिख लेने हैं तो उसके बाद आपने इनका बैलेंस निकाल लेना है। इसका ये हेड आपको पता है, पहला कैश का था, दूसरा फर्नीचर है, तीसरा गुड्स है, चौथा डेटर है। इनके हमने बैलेंसेस निकाल लिए, ठीक है। ये बैलेंसेस हमारे पास आ गए, और दूसरी तरफ आपके पास क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल है, तो ये क्रेडिट और कैपिटल ये आ गए, इनके भी बैलेंसेस निकाल लिए। अब अगर आप इन सारों का टोटल कर लें, यानी 62 + 2000 तो 64, उसके बाद ये 2000 करें तो 66, और उसके बाद 72 एंड 82, तो ये सारा ऐड करें तो 82,000, और इधर 78 + 4000 दैट इज 82,000। तो मतलब ये भी 80, टोटल एसेट भी 82,000 आ रहे हैं, और टोटल जो आपके पास लाइबिलिटीज हैं वो भी 82,000 आ रही हैं। तो यही तो थी हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन थी, इसकी क्या कहता था, अकाउंटिंग इक्वेशन शोज दैट टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल to the total liabilities of the business, and it is represented by the asset is equal to total liabilities plus owner equity, and this is the internal liability, this is external liability. And why the assets are equal to the liabilities always, I have told you that particular answer. तो ये थी जी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप फिर डिसलाइक जरूर करें, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।